हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आइए, आपकी आज अकाउंट्स के थर्ड लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सीए राकेश कालरा आपका स्वागत करता हूं अकाउंट्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की आज थर्ड क्लास में। कल हमने बहुत कुछ पढ़ा था, थ्योरी है ना, इतनी सारी चीजें डिस्कस करी थी। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या होती है, रिकैप करेंगे अभी। रिकैप भी लेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा मान लीजिए। पहले तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा एजुकेटर, तुम्हारे साथी इज सीए राकेश कालरा। मैं सीए राकेश कालरा, बेटे सामने स्क्रीन पे देखिएगा। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, जो नहीं जानते, बेटे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट राकेश कालरा। आई एम अ फैकल्टी ऑफ अकाउंटेंसी फॉर सी एंड सीएमए फॉर फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट। ऑलमोस्ट 10 साल से ज्यादा से पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन सीए बच्चों को पढ़ा, उससे भी ज्यादा से रहा हूँ, लेकिन 10 साल से ज्यादा इट्स इन सी एंड सीएमए फील्ड। और क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट इन फर्स्ट अटेम्प्ट 20,000 प्लस बच्चे पढ़ा चुका हूँ। सबसे मेन चीज, 90% बच्चे ज्यादा एग्जामेशन लेके आते हैं। 90% इज अ ट्रैक रिकॉर्ड। 90% बच्चे हमारी एग्जामेशन लेके आते हैं। भाई स्कोर 90, 92 ए आर 13 है सब। मेन क्या है तुम्हारे भाई का, अभी तक तो तुम्हें याद होगा, बार बार बोलता हूँ मैं, बार बार, क्या लॉजिक। अकाउंटेंसी में रट्टा नहीं, रट्टा नहीं, रट्टा नहीं। अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट लॉजिक। अकाउंटेंसी में अगर आपके लॉजिक सब क्लियर है ना, तो सब कुछ क्लियर है। अकाउंटेंसी को पढ़ने का तरीका ही आसान है यार, आपको मुश्किल थोड़ी है यार, सब आसान है। अकाउंट्स बहुत आसान है। करोगे कैसे अकाउंटेंसी, करोगे कैसे, लॉजिक क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। ऐसी थोड़ी नंबर वन फैकल्टी है। चले, मैं ये पढ़ा कहाँ रहा हूं, इट्स महाबली बैच। बाकी 3 अपने धुरंधर महाबलियों के साथ 23 अप्रैल से हमारा ये बैच विल बी लाइव ऑन फॉर सितंबर एंड जनवरी 25 बैच के लिए। मैं इस 4 महाबली हैं इसके अंदर, ध्यान से देखिएगा। आप चारों को अच्छे से जानते हो यार, चारों की क्लासेस ले चुके हो आप। सबसे पहले मैं सीए राकेश कालरा, जानते हैं आप, फैकल्टी इन अकाउंटेंसी। और मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊंगा। सीए शांतम गुप्ता जी हमारे महाबली, ये हमारे लॉ के फैकल्टी है, महागुरु आदमी है ये हमारे, बहुत शानदार। मैथ्स की मैम शिवानी मैम, जो हमारे लिए एक गोल्ड मेडलिस्ट मैथ्स में है, और आपके लिए तो मैथ्स आसान करती हैं, ट्रिक्स बताती हैं यार। और हमारे सीए आदित्य शर्मा जी, जो हमारे इको की फैकल्टी है और बढ़िया आदमी है। सर महाबली बैच ज्वाइन क्यों करें, बेटे महाबली बैच ज्वाइन क्यों नहीं करें। किसी भी बैच से तुम्हें क्या चाहिए, मैंने क्या बोला था, हमारा अकाउंट्स का मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव पता है क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड रिजल्ट लाना। महाबली बैच का ऑब्जेक्टिव क्या है बताऊं आपको, महाबली बैच का एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव है चारों के चारों टीचर्स का, कि भैया महाबली बैच से पढ़े हुए बच्चे के 300 प्लस लाने हैं। इस बार हम लोग इस बात पे बिल्कुल दृढ़ निश्चय से बैठ गए हैं कि 300 प्लस प्लस स्कोर वाले अपने बच्चे ज्यादा चाहिए। 900 प्लस बच्चे लर्नर क्वालिफाइड हुए हैं हमारे, 900 प्लस लर्नर क्वालिफाइड, समझ रहे हैं आप। 900 से ज्यादा बच्चे पास हुए हैं। 300 प्लस लाने वाले कितने बच्चे हैं, 130। इस पता क्या चाहते हैं हम, इस बार ना हमें 900 बच्चे जो हमारे पास हुए ना, उसमें से जितने भी बच्चे पास हो, हमें ये चाहिए कि यार हमारा 50% बच्चा ऐसा हो जिसका 300 प्लस आए। इसलिए 300 प्लस एलीट बैच बनाया जा रहा है, जहां पे आपको 1-to-1 मेंटरशिप अलग से मिल रही है। आप पे ज्यादा एफर्ट किया जा रहा है यार। नीचे रिजल्ट देखो ना यार, 357 प्रिंसी के, 345 भूमिका के, यश वाधवा के 349। रिजल्ट देखो, रिजल्ट। और महाबली का मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड बेस्टेस्ट रिजल्ट इन द मार्केट, ठीक है जी। सीए फाउंडेशन का जो हम आपको अटेम्प्ट दे रहे हैं, उसमें 2 आप जानते ही हैं, प्लस एंड आइकॉनिक। प्लस में आपको क्यूरेटेड टेस्ट सीरीज मिलेगी, हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। सर चैप्टर वाइज टेस्ट करेंगे, यूनिट वाइज टेस्ट करेंगे, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ साथ आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर मिल रहे हैं बेटे, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस है सर, ये सबसे यूएसपी है हमारी। मैंने आपको बार बार बोला ये यूएसपी है। कभी क्लास में आके देखो, किसी बच्चे से पूछ के देखना, चलो आपका कोई ना कोई तो होगा अकेडमी का सीनियर, सी इंटरमीडिएट वाला, उससे पूछ के देखना, कालरा सर की क्लास में हैंड रेज में मजा आता है क्या, हैंड रेज का फायदा है, वो आपको बताएंगे। सर जी हैंड रेज का क्या फायदा है, हैंड रेज में खड़े होकर बच्चा, सच में खड़े होता नहीं है हैंड रेज में बच्चा डाउट जब पूछता है ना, तब आता है मजा। आपको यार ऑनलाइन के अंदर ऑफलाइन का फील देता है ये हैंड रेस का ऑप्शन। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है हमारे, पीडीएफ हमारी अवेलेबल है, आपकी लाइव टेस्ट एंड क्विजेज चल रही हैं। प्लस बैच में आपको सब कुछ मिलेगा जिससे आप अपना रिजल्ट बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। आप चेक करो, प्रिंसी हमारी प्लस स्टूडेंट है ना जी। प्लस लर्नर के बाद आइकॉनिक, ये आपको अगर एज पाना है ना बाकियों से ज्यादा, बाकियों से ज्यादा एज पाना है ना, तो आपको आइकॉनिक सिलेक्ट करना पड़ेगा। आइकॉनिक में आपके पास प्रिंटेड बुक्स आती हैं, प्रिंटेड बुक्स, मतलब आपको पीडीएफ से नहीं पढ़ना।
आपको स्क्रीन पे देख के नहीं पढ़ना, नहीं तो होता क्या है, तूने चैप्टर खोला, पीडीएफ डाउनलोड करने गया, पीडीएफ देखा, पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व करा, इधर पीडीएफ इधर क्वेश्चन, मजा नहीं आता करने में। फोन हाथ में रहता है हमेशा, ठीक है। पीडीएफ से होगा क्या, तू इसके बाद इंस्टाग्राम पे चला जाएगा, फिर रील देखने लग जाएगा, फिर कच्चा बादाम, समझ रहा है ना मेरी बात, बड़ा मुश्किल हो जाता है यार। इसके अलावा प्लस के तो सारे बेनिफिट है ही हैं। प्रिंटेड बुक्स मिल रही है, 101 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है आपके साथ, मतलब डाउट सॉल्वर से इंटरेक्ट कराएंगे आपको, आपको अलग से बैच में डाला जाएगा, वहां पर डाउट सॉल्विंग इजी हो जाएगी आपके, विद इन 24 आवर आपकी डाउट सॉल्विंग हो जाएगी, विद इन 24 आवर। सर ये बैच है कितने में, इससे ज्यादा डिस्काउंट मिल सकता है? मुझे बस इतना बताओ, क्या इससे ज्यादा डिस्काउंट मिल सकता है? मुझे बस इतना बता दो। 18,000 रुपए का बैच आपको 9,000 रुपए में दे रहा है अन अकेडमी, क्या लोगे? 9,000 रुपए का 9 मंथ का बैच है बेटे, 999 पर मंथ आता है ये, एक महीने के 999 रुपए, 999 रुपए। मैं बार बार बोलता हूँ बेटे, इससे ज्यादा तो तू बाबू पे खर्च देता है। बाबू एक बार कहती है ना, मूवी जाना है, मूवी जाना है, जब तू मूवी जाता है ना, तो इतने में मूवी की टिकट और बाबू के पॉपकॉर्न ही आते हैं बेटे, और कुछ नहीं आता। एक महीने में एक टिकट और मूवी का किराया है ये। और आपको अन अकेडमी इतने में पूरा बैच पढ़ा रहा है, महाबलियों से मिलवा रहा है, महाबलियों से। तो देखो रिजल्ट देखो ना, 900+ लर्नर पास है, 130 प्लस हमारे बच्चे ने 300 प्लस नंबर लाए हैं, 357 आउट ऑफ 400 हाईएस्ट, और क्या चाहिए? बेस्ट एजुकेशन एट अफोर्डेबल रेट इज द अन अकेडमीज मोटो, और वही मोटो हम भी फॉलो कर रहे हैं और आपके लिए लेकर आए हैं। और इससे बढ़िया क्या चाहिए, 5 क्लासेस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। लो, यूट्यूब पे 5 की 5 लेक्चर, ऐसा नहीं है कि टोटल मिला के 5, ना 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 ना, हर एजुकेटर की 5 क्लासेस, शांतम सर की 5, मेरी 5, आदि सर की 5, शिवानी मैम की 5, सबके 5-5 लेक्चर की। लेक्चर तू ढूंढ ले भाई, हम कैसे हैं, चेक कर ले, हमें अपने आप पे पूरा भरोसा है। और बेटा याद रखना एक आखिरी चीज, इस चैनल पे जाकर ही मिलेगा और कहीं कुछ नहीं मिलेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहीं आपको ये 5 लेक्चर मिलेंगे, ये थर्ड वीडियो है आपकी, ठीक है जी। 999 के अंदर आपके लिए ऑफर है, लेकिन दिक्कत, ये ऑफर वैलिड है ओनली 14 अप्रैल, 14 अप्रैल के बाद बेटे ये ऑफर लैप्स हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, ये सारी जानकारी के बाद आइए चलें जरा आज की कहानी में, जो कि हमें लास्ट क्लास से रिकैप लेना है। मेरे यहाँ पे पहले पुराना रिकैप होता है बेटे, उसके बाद ही नया पढ़ाऊंगा, पहले पुराना रिकैप देखो जरा। लास्ट क्लास में जो जो पढ़ाया था मैंने आपको, सारा आपके सामने स्क्रीन पे रखता हूँ, चलो। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग है क्या, पहले ये तो डिस्कस कर लें, क्या है अकाउंटिंग? कल पढ़ा था, जरा फटाफट 7 मिनट का रिकैप लेते हैं जल्दी, 6 से 7 मिनट का। लक्की 7 माई थाला फॉर अ रीजन, 7 मिनट का रिकैप। सर अकाउंटेंसी है क्या? अकाउंटेंसी का मेन ऑब्जेक्टिव समझ ले, चैप्टर समझ में आ जाएगा क्या है हमारी अकाउंटेंसी का मेन ऑब्जेक्टिव। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी इज टू कैलकुलेट फिट, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ही है ये प्रॉफिट निकालना। ये पढ़कर क्या कर पाएगा तू? ये पढ़कर के, अकाउंटिंग पढ़कर के आप चांद पे पहुंच सकते हो, है ना? अकाउंटेंसी में आपको ये सब पढ़ाएंगे कि आप चांद पे पहुंच जाओगे, नहीं यार। हम कोई साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ा रहे हैं, आप फिजिक्स से कर सकते हो ये काम, है ना जी। आप एरो एरो साइंस से कर सकते हो ये काम, हम नहीं करते भाई ये। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये किया भाई, क्या? टू कैलकुलेट प्रॉफिट। सर अकाउंटिंग कितने प्रकार की होती है? अकाउंटिंग 3 प्रकार की होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या फर्क है सर? सबका ऑब्जेक्टिव अलग है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट वाले का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू हेल्प मैनेजमेंट इन टेकिंग डिसीजन, मैनेजमेंट के डिसीजन लेने में हेल्प करना इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर व्हाट इज अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है कैलकुलेशन और इवेल्युएशन ऑफ कॉस्ट में, मतलब कॉस्ट को कैलकुलेट करने और कॉस्ट को इवेल्युएट करना। सर सेम ही तो बात है, कॉस्ट का कैलकुलेशन इवेल्युएशन, जली शर्म तो नहीं आ रही? कल की क्लास में पढ़ा था हमने, कैलकुलेशन इवेल्युएशन सेम बात है? नहीं, कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेट करना, और इवेल्युएट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इवेल्युएट? कि कॉस्ट को चेक करना, क्या कॉस्ट को कम किया जा सकता है, कॉस्ट में इवेल्युएट, कॉस्ट बेनिफिट है या नहीं है, कॉस्ट रिडक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती, कॉस्ट से रिलेटेड चर्चा करना इज कॉल्ड इवेल्युएशन। एंड लास्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कॉल्ड कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। और सीए में आपको कौन सी अकाउंटिंग पढ़नी है पूरी फाउंडेशन में? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हमें कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़नी है, बट अभी नहीं, इंटर में अभी खाली फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़नी है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे ये प्रॉफिट, कैसे करेंगे, मेन ऑब्जेक्टिव तक पहुंचेंगे कैसे?
कैसे पहुंचोगे मेन ऑब्जेक्टिव तक? बहुत आसान है। आपको मेन ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए इन 5 बातों का पूरा करना पड़ेगा। सबसे पहली बात है रिकॉर्डिंग, यानी चीजों को रिकॉर्ड करना डेली बेस पे। व्हाट इज रिकॉर्डिंग? क्या होता है रिकॉर्डिंग? बहुत आसान है। रिकॉर्डिंग करनी है ट्रांजैक्शंस की, जर्नल एंट्री बनाने को रिकॉर्डिंग बोलते हैं। क्या रिकॉर्ड करना है? ट्रांजैक्शन। क्या होता है ट्रांजैक्शन? किसी भी ट्रांजैक्शन को ट्रांजैक्शन तब माना जाता है जब वो नहीं बे, दो बातों को पूरा करे। कौन कौन सी दो बातें याद करना, जल्दी बताओ कौन कौन सी? पहला, फाइनेंशियल करेक्टर। सर व्हाट इज फाइनेंशियल करेक्टर? मतलब बिजनेस से रिलेटेड हो। आप भली भांति जानते हो हमारे अकाउंट्स में बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। काउंटिंग बिजनेस के नजर से होती है, बिजनेसमैन की नजर से नहीं होती। याद रखना, फाइनेंशियल करेक्टर मतलब बिजनेस से रिलेटेड हो, बिजनेसमैन से नहीं। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मतलब उसकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, उसकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। हाँ जी, किसी भी चीज की अगर ये दोनों बातें पूरी होंगी तो ही रिकॉर्ड होगा, वरना रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर एक बात पूरी हो रही है दूसरी नहीं हो रही, रिकॉर्ड नहीं होगा, याद रखना। चले जी, अगला काम है क्लासिफाइंग। सर व्हाट डू मीन बाय क्लासिफाइंग? अरे ग्रुपिंग बनाना। का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट निकालना। भाई प्रॉफिट तभी निकाल पाओगे ना जब आप सारे अलग अलग ग्रुप बनाओगे। सेल का अलग ग्रुप, परचेज का अलग ग्रुप, सैलरी का अलग, रेंट का अलग। ये क्या कहलाता है? क्लासिफाइंग करना। अगला होता है समराइजिंग। व्हाट इज समराइजिंग? टोटलिंग करना, सारे लेजर का टोटल, इसको ट्रायल बैलेंस, समराइजिंग करना। अगला काम एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रॉफिट निकालना। लो निकाल दिया। प्रॉफिट निकालने के बाद आपका काम खत्म नहीं होता है, आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। किसको? यूजर को। यूजर को हम क्या बोलते थे मेरे बच्चा लोग? अकाउंटिंग यूजर। याद है? और ये जो आपने अभी पूरा पढ़ा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। Accountancy is an art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner in a financial character in terms of money and analyzing and interpreting the result. यही तो डेफिनेशन थी हमारी। मैंने डेफिनेशन को प्रोसेस बना दिया आपको समझाने के लिए। सर आखिरी काम था यूजर को बताना। यूजर कौन होता है सर? यूजर का मतलब वो आदमी जो इंटरेस्टेड है इन नोइंग द रिजल्ट, मतलब बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस जानने में जो इंटरेस्टेड है उसे यूजर बोलते हैं। सर यूजर भी दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। सर जी इंटरनल एक्सटर्नल मतलब जो बिजनेस के अंदर है वो इंटरनल, जो बाहर है वो एक्सटर्नल। नहीं भाई नहीं जलील नहीं, हमने डिस्कस की थी ये बात। इंटरनल एक्सटर्नल में क्या फर्क था? जो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन ले सकता है या उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करवा सकता है वो इंटरनल, और जो डिसीजन नहीं ले सकता वो एक्सटर्नल। और इंटरनल में दो ही आते हैं, ओनर और मैनेजमेंट। क्या फर्क था? क्या ओनर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ओनर का मेन ऑब्जेक्टिव क्यों ऑब्जेक्टिव, सॉरी, ओनर का मेन इंटरेस्ट क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी जानना। मैनेजमेंट का मतलब अपने डिसीजन का आउटकम चेक करना। एक्सटर्नल में आते हैं कौन कौन, जल्दी बताओ? इंप्लॉई, क्या जानना? जॉब सिक्योरिटी। याद है कल डिस्कस किया था, जॉब सिक्योरिटी चेक करना। वर्कर, इन्वेस्टर, बैंकर, सप्लायर, गवर्नमेंट, ये सब एक्सटर्नल में आते हैं यार। इन्वेस्ट वर्कर के लिए क्या है? इंसेंटिव और बोनस। इन्वेस्टर के लिए उसका रिटर्न, बैंकर के लिए उसकी लोन की रिकवरी, सप्लायर के लिए आपकी सॉल्वेंसी, गवर्नमेंट के लिए टैक्स। हर किसी का कोई ना कोई मोटिव है। ये था हमारा कल का पूरा रिवीजन। 10 मिनट में रिवीजन, 7 मिनट में रिवीजन। चले आगे बढ़े। अब क्या करना है सर जी? देखो हमें तो सबसे पहला काम करना है, जो हमारा पहला काम है क्या? हमारा पहला काम है रिकॉर्डिंग। क्या रिकॉर्ड करना है जी? ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए क्या बनानी पड़ती है? जर्नल एंट्री। कैसे बनेगी सर? बेटा जर्नल एंट्री पे तो मैं तुझे पहुंचाता हूँ। जर्नल एंट्री पे पहुंचने से पहले कुछ बेसिक बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं। हमारी पूरी की अकाउंट्स में ना जर्नल एंट्री आप तब तक नहीं बना पाओगे जब तक आपको अकाउंट्स के पिलर ना पता हो। हमारी पूरी की पूरी अकाउंटेंसी इन 5 पिलर पे बेस्ड है। आज की नई कहानी चालू। हमारी सारी अकाउंटेंसी इन 5 पिलर पे बेस्ड है। ये 5 पिलर पढ़ ले, तेरे को अकाउंटेंसी समझ में आ जाएगी। These 5 pillars are the base of accountancy। समझ रहे मेरी बात? अकाउंटेंसी का बेस है। अकाउंट्स में आने वाला हर एक शब्द इन्हीं पांचों में से कुछ ना कुछ होगा। या तो वो एसेट होगा, या वो लायबिलिटी होगा, या वो कैपिटल होगा, या वो इनकम होगा, या वो एक्सपेंस होगा। इन 5 में से कोई एक होगा बस। तू अपने दिमाग में आंख बंद कर और एक कोई भी शब्द सोच अकाउंट से रिलेटेड, अगर अकाउंट पहले कभी पढ़ी है तो। कोई भी डेटर इन 5 में से कोई एक है। बैंक का लोन इन 5 में से, पैसा इन 5 में से कोई एक है। आप कितना भी पढ़ लो, बस एक चीज याद रखना, अकाउंटेंसी के अंदर सब कुछ इन पांचों में से ही एक है।
अब ये 5 समझ में आ गया तो अकाउंटेंसी का बेसिक क्लियर हो गया ना यार। अंग्रेजी भाषा पढ़ते हैं हम, जिस दिन बच्चा घुसता है उसको सीधा एडजेक्टिव सिखा देते हैं, सीधे एसे राइटिंग सिखा देते हैं, कि बेटा एक काम कर, मम्मा पैसे लिख के आ। बेटे उसको पहले एबीसीडी सिखाते हैं कि बेटे आपको ए क्या मतलब होता है, ए बी सी डी ये सिखाया जाता है। अकाउंटेंसी के लिए एबीसीडी यही 5 पिलर है। मैं सीधा तेरे को जर्नल एंट्री में खुदा दूं, तुझे यही ना पता हो एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, क्या मजा आएगा? नहीं आएगा ना मजा, सच में नहीं आएगा, नहीं आएगा, बोर हो जाएगा। तुझे लगेगा यार ये तो ऊपर ऊपर से पढ़ा के चला गया आदमी। मैं ऐसा हुई नहीं, मेरा काम है लॉजिक। सर एसेट क्या होता है? एसेट, अब तुम में से जितने कॉमर्स वाले हो उनको तो पता है, नहीं पता तो एक बार लाइन जरा सोचो आपके हिसाब से एसेट क्या है। मैं 1 मिनट के लिए रुका हूं, जल्दी बताना एसेट क्या है। फटाफट चैट में डाल दो एसेट क्या है तुम्हारे हिसाब से। व्हाट डू मीन बाय एसेट? एसेट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एसेट? क्या होता है एसेट? मैं अपनी भाषा में बताऊं, एक लाइन याद कर लो, आपको एसेट की सिंगल डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। क्या? एसेट इज एनीथिंग, कोई भी चीज, एनीथिंग विच गिव्स कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर टू बिजनेस। कोई भी चीज जो बिजनेस को या तो कैश दे या बेनिफिट दे इन फ्यूचर में। मतलब अगर आपने कोई कोई भी चीज जो आपके बिजनेस को, बिजनेसमैन को नहीं, बिजनेस को या तो कैश दे या बेनिफिट दे फ्यूचर में, उसे एसेट बोलते हैं। अच्छा सर कैसे? एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लिखते हैं हाइपोथेटिकल। मान लो मैं हूं मिस्टर आर, बिजनेसमैन, और आर के जी गारमेंट इज माई बिजनेस। ठीक है जी। तो बताना, बिजनेस के लिए मैंने एक मशीन खरीदी, क्या मशीन मेरे लिए एसेट है? जल्दी बताओ, रट्टा मत मारो, लॉजिक से बताओ। बिजनेस के लिए मैंने मशीन खरीदी, बिजनेस के लिए मशीन, क्या इस मशीन को एसेट की डेफिनेशन में डालना? एसेट की डेफिनेशन क्या सिखाई है मैंने आपको? कोई भी चीज जो फ्यूचर में क्या दे, कैश और बेनिफिट, वो हमारा एसेट होता है। यही बताया मैंने। जो कोई भी चीज जो हमें क्या दे फ्यूचर में, कैश और बेनिफिट। क्या मशीन से मेरे को बेनिफिट नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? माल कैसे बनेगा? बेनिफिट है या नहीं है? है ना, तो मशीन मेरी एसेट है। बिल्डिंग, क्या इससे मुझे फ्यूचर में बेनिफिट या कैश मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, बेचूंगा तो पैसे मिलेगा, नहीं तो बेनिफिट तो हो ही रहा है। रॉ मटेरियल जिसको हम स्टॉक बोलते हैं, बताओ इसी से तो माल बनेगा, एसेट है। बैंक में पड़ा हुआ पैसा क्या मेरे लिए एसेट है? हाँ। फर्नीचर जो बिजनेस में यूज हो रहा है, क्या मेरे लिए एसेट है? हाँ। बिजनेसमैन की पर्सनल कार, क्या ये एसेट है? नहीं है। कारण बताओ क्यों? क्या ये फ्यूचर में बेनिफिट नहीं देगी? देगी। क्या इसको बेच के पैसा नहीं आएगा? आएगा। एसेट की डेफिनेशन में तो दोनों बातें आ रही हैं, लेकिन ये बिजनेस को थोड़ी दे रहा है बेनिफिट। किसको बेनिफिट दे रहा है? बिजनेसमैन को। अब ऐसे तो इसके पास कार है, इसका खुद का घर है, इसकी बीवी की ज्वेलरी है, क्या सबको एसेट मान लेंगे हम? नहीं। एसेट मतलब कोई भी चीज जो कैश और बेनिफिट दे, लेकिन किसको कैश और बेनिफिट दे? बिजनेस को कैश और बेनिफिट दे, जिससे आपको फ्यूचर में या तो पैसा मिले या बेनिफिट मिले, दोनों नहीं, और लिखा है मैंने, इसमें में से कुछ भी मिल जाए। जो फ्यूचर में आपको कैश या बेनिफिट ला के दे, वो आपके लिए एसेट है। सिंपल एक लाइन में। आज के बाद कोई तेरे से पूछेगा एसेट क्या है, बिठा लियो उसको। आप उसे बोलना, सुनो, एसेट का मतलब कोई भी चीज जो फ्यूचर में कैश और बेनिफिट दे बिजनेस को, बिजनेस मैन को नहीं। क्या मशीन हमारे लिए एसेट है? हाँ। क्या बिल्डिंग हमारे लिए एसेट है? हाँ। क्या लैंड हमारी एसेट? डेफिनेशन में डालता जा। एसी एसेट है? एसी। क्या एयर कंडीशनर एसेट है? हाँ। डिपेंड करता है कहां का एयर कंडीशनर। अगर बिजनेस का एसी है तो एसेट है। अगर बिजनेस में एसी लगा हुआ है, एसेट है। बिजनेसमैन के घर में एसी लगा हुआ है तो वो एसेट नहीं है। अच्छा बताओ, बिजनेस की कार, मान लो हमने एक बड़ी कार खरीद ली एम्प्लॉय को लाने ले जाने के लिए, क्या ये एसेट है? हाँ, अब एसेट है। कारण बताओ, बेनिफिट किसको दे रहा है? बिजनेस को दे रहा है। समझ में आई? एसेट को एक लाइन में डिफाइन करो, एनीथिंग विच गिव्स कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर। सर एसेट के टाइप भी होते हैं? जी हाँ बेटे, आपके सामने मैंने 6 टाइप लिखे हैं, बस इसको समझो जरा। क्या है 6 टाइप? पढ़ना। सबसे पहली एसेट का नाम है नॉन करंट एसेट। सर क्या होती है नॉन करंट एसेट? एनी एसेट which provide benefit for मोर देन 12 मंथ। बेटे टाइम के बेस पे यार, कोई भी एसेट जो आपको बेनिफिट दे, याद रखो, कोई भी एसेट जो आपको बेनिफिट दे फॉर मोर देन 12 मंथ, जिसका बेनिफिट आपको 12 महीने से ज्यादा के लिए मिलेगा, वो आपके लिए क्या बन जाएगा? जल्दी बताओ। रट्टा नहीं, रट्टा नहीं, रट्टा नहीं।
वो आपके लिए क्या बन जाएगा जल्दी बताओ? नॉन करंट एसेट। इसी को फिक्स्ड एसेट बोलते हैं, जो 1 साल से ज्यादा चले। सर एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आजा एग्जाम्पल डिस्कस करें। जैसे कि मशीन, क्या आपका मशीन 1 साल से ज्यादा चलेगा? हाँ। फर्नीचर, क्या ये 1 साल से ज्यादा चलेगा? जी हाँ। क्या बिल्डिंग 1 साल से ज्यादा चलेगी? हाँ। कोई भी एसेट जिसका बेनिफिट लॉन्ग पीरियड के लिए मिले वो हमारे लिए फिक्स्ड एसेट है। ठीक है जी। लॉन्ग पीरियड मतलब मोर देन 12 मंथ। व्हाट इज करंट एसेट? एनी एसेट विच प्रोवाइड बेनिफिट अप टू अप टू 12 मंथ्स। कोई भी एसेट जिसका बेनिफिट आपको सिर्फ 12 महीने तक मिलेगा वो आपके लिए करंट एसेट है। मतलब करंट एसेट और नॉन करंट एसेट मतलब टाइम के बेस पे। अगर 1 साल से ज्यादा है नॉन करंट, 1 साल तक बेनिफिट देगा करंट, और आपको 12 महीने के बेस में चेक करना है। मोर देन 12 मंथ है तो क्या माना जाएगा? नॉन करंट। 12 महीने के अंदर अंदर बेनिफिट दे देगा तो करंट एसेट। सर अच्छा, हम समझ गए। मतलब अगर टाइम के बेस पे चेक करेंगे, टाइम के बेस पे, तो क्या डिसाइड होगा, करंट एसेट या नॉन करंट एसेट? यही अगर हम टाइम के बेस पे देख रहे हैं, 12 महीने से ज्यादा है तो नॉन करंट, तू 12 महीने है करंट एसेट। यही कह रहे हो ना आप? हाँ बेटे, करंट एसेट का एग्जांपल बताना सर। बहुत सारे हैं। स्टॉक, आप मुझे बताओ, जो आपके पास रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है उसका बेनिफिट आप 12 महीने बाद दोगे? हाँ मुझे बताओ, उससे माल कब बनाओगे? आज रॉ मटेरियल खरीदा, 1 साल बाद माल बनाओगे? नहीं ना। आपके बड़ा बैंक में पड़ा हुआ पैसा क्या आपके लिए एसेट है? हाँ बिल्कुल है, मेरे बैंक में पड़ा हुआ है पैसा, मेरी एसेट है। क्या ये भी मेरे लिए करंट एसेट है? हाँ भैया, फ्लक्चुएट होता रहता है ना। आपके बैंक में जो पैसे है क्या 12 महीने तक क्यों रहेगा? सर मान लो मेरे बैंक में एफडी है 3 साल की, फिर वो नॉन करंट एसेट है। तो जी किस बात की, फिर वो नॉन करंट है। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर तेरे बैंक में एफडी पड़ी हुई है और वो 5 साल तक मेंटेन रहेगी तो नॉन करंट है। बट अगर एफडी नहीं है, नॉर्मल करंट अकाउंट है, फिर थोड़ी वो फिक्स एसेट माना जाएगा, नॉन करंट, फिर करंट माना जाएगा। अच्छा सर समझ गए, टाइम के बेस पे 1 साल से ज्यादा नॉन करंट, 1 साल के अंदर अंदर करंट। सर फिर ये क्या है, बता रहा हूं ना, क्यों भाग रहे हैं? आ जाओ मेरे साथ, टेंजिबल एसेट में आ जाओ। टेंजिबल एसेट का मतलब होता है एसेट विद फिजिकल एग्जिस्टेंस। मतलब सर, फिजिकल एग्जिस्टेंस। टेंजिबल एसेट का मतलब हर वो एसेट जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो और महसूस कर सकते हो। इशारों में बच्चा जलील आदमी। टेंजिबल एसेट का मतलब हर वो एसेट जिसकी खुद की फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, मतलब जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। सर एग्जांपल, मशीन। सर आपने तो मशीन नॉन करंट बोला था, मैंने कब बोला नॉन करंट टेंजिबल दोनों नहीं हो सकता? हो सकता है। नॉन करंट करंट है टाइम के बेस पे, ये टाइम की बात नहीं कर रहा है, या फिजिकल की बात कर रहा है। क्या मशीन को देख सकते हो आप? हाँ। छू सकते हो आप? हाँ। एक बार चलती मशीन में हाथ दे के देखो, महसूस भी बहुत बढ़िया होगा। समझ रहे ना आप? जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो टेंजिबल है। फर्नीचर टेंजिबल है, हाँ। लेकिन कौन से हवा वाले फर्नीचर पे बैठता है तू जो दिखता नहीं है? बताओ ना। फर्नीचर टेंजिबल है, हाँ भाई फर्नीचर टेंजिबल है, बिल्कुल टेंजिबल है। तो सर इंटेंजिबल का मतलब क्या हुआ? इसका उल्टा कर ले, एसेट विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस। वो एसेट जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। मतलब उस एसेट के अंदर फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब आप उसे देख और छू नहीं सकते। आप ना तो उसे देख सकते हो ना छू सकते हो। हाँ वो आपको बेनिफिट देगा फ्यूचर में, उसकी वजह से फ्यूचर में कैश आएगा, बेनिफिट आएगा, बिजनेस को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आप देख नहीं सकते। ऐसी कौन सी शक्तिमान वाली चीज है भाई जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते? मिस्टर इंडिया एसेट। हाँ बेटे, मिस्टर इंडिया एसेट मतलब जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो एसेट है जो आपको बेनिफिट देगा, फ्यूचर में उससे बेनिफिट मिलेगा, आपको वो कैश लाके देगा। सर एग्जांपल मैं पूछूंगा जैसी तो आपके मुंह से सबसे पहला निकलेगा, सर मैं बताऊं गुडविल। हाँ यार, गुडविल, एक्वायर्ड वाली गुडविल। और पेटेंट। भाई अगर मैंने कोई इन्वेंशन करी, आप जानते हैं पेटेंट क्या होता है? मैं दोनों साथ में समझा देता हूँ। पेटेंट एंड कॉपीराइट मैं दोनों साथ में समझा देता हूँ। अगर आपने कोई इन्वेंशन करी, इन्वेंशन कुछ इन्वेंट किया, साइंटिफिक इन्वेंशन करी, जब आप कुछ इन्वेंट करते हो ना तो आप उसको अपने नाम पे रजिस्टर करा लेते हो।
चाहो तो इंडिया में भी ले सकते हो, ऑल ओवर वर्ल्ड का भी ले सकते हो, आउट ऑफ इंडिया भी ले सकते हो, इन इंडिया भी ले सकते हो, कंबाइंड भी ले सकते हो। मान लीजिए मैंने कोई इन्वेंशन करी, कोई इजाद करी, साइंटिफिक इजाद, साइंटिफिक इन्वेंशन, और उस इन्वेंशन को अपने नाम पे रजिस्टर करा लिया कि जी ये कालरा सर ने बनाया है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कोई ऐसी इन्वेंशन करी है कि इस कैलकुलेटर में मुझे हाथ से चलाने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे सोचूंगा, चिप लग जाएगी आपके दिमाग में, आप ऐसे सोचोगे और कैलकुलेटर अपने आप चलेगा। वेरी नाइस। आपको फोन चलाने की जरूरत नहीं है, आपको फोन चलाने की जरूरत नहीं है, आप बस सोचोगे और फोन अपने आप चलेगा। मैंने एक चिप इजाद करी है, ऐसे दिमाग में लगा लो, ठीक है। आप जो सोचोगे वो हो जाएगा, आपका फोन चल, सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके दिमाग से कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है जी। माइंड मैपिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। माइंड मैपिंग या माइंड इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। मैंने ऐसी इजाद कर ली एक इन्वेंशन, और उस इन्वेंशन को मैंने अपने नाम पे रजिस्टर करा लिया। अब मुझे बताओ, वो इन्वेंशन मेरी एसेट नहीं है, मेरे नाम पे वो रजिस्टर्ड है, मेरे पास उसका राइट है, वो मेरी एसेट है। मतलब सर कहना समझा नहीं मैं बात। अब सुनो, अगर कोई कंपनी मेरे पास आती है कि सर अपनी ये इन्वेंशन हमें दे दो, या आप अपनी इन्वेंशन हमें भी चलाने दो, तो मैं उन्हें क्या बोलूंगा, ठीक है पैसे दो। तो मैं किस चीज के पैसे दे रहा हूं, इन्वेंशन के पैसे नहीं दे रहा, चलाने देने के पैसे ले रहा हूं उनसे। मतलब मैं उनको अपना राइट दे रहा हूं कि लो जी मेरा राइट यूज कर लो, ये मेरा राइट है कि ये मेरी चीज है, मैं आपको यूज करने के लिए दे रहा हूं, मतलब आप अपना हक दे रहे हो। बेटे सुनो, राइट होता है हक, मतलब समझते हो ना, हक, राइट इज हक। हक जताया जाता है, दिखाया थोड़ी जाता है। राइट क्या करते हो आप, राइट एक्सरसाइज करते हो, राइट शो करते हो किसी को कि मेरा राइट है, नहीं ना, आप हक जताते हो। जैसे मैं घर पहुंचता हूँ और मेरी बीवी मेरे पे हक जताती है, ऐसे घूर के देखती है, मैं 2 मिनट में बर्तन मांज देता हूँ। कैसे, कुछ बोला उसने मेरे को नहीं, कुछ मुंह से कहा नहीं, कुछ हिला नहीं, कोई शब्द निकाले नहीं, उसने एक बार ऐसे आंख उठा के हक जताया, मैंने फटाफट बर्तन धो दिए। अब मुझे बताओ ये क्या है, यही तो है राइट। अब इसके हालांकि हमें इसका पेटेंट नहीं है, बट पेटेंट की कहानी समझ में आई, पेटेंट इज जस्ट अबाउट राइट। आप किसके लिए राइट मिला है, इन्वेंशन के लिए। सर व्हाट इज कॉपीराइट, बाबू यही सेम कहानी है, सेम राइट मिला है तेरे को, बट ये राइट पता है किस चीज के लिए मिला है, इन्वेंशन के लिए नहीं, आर्टिस्टिक वर्क के लिए। सर व्हाट इज आर्टिस्टिक वर्क, देखो सिंपल सी बात है, तूने कुछ इजाद किया, साइंटिफिक इजाद किया तो पेटेंट, कुछ आर्टिस्टिक किया, आर्टिस्टिक मतलब गाना बनाया, कोई लिरिक्स लिखे, कोई पिक्चर बनाई, कोई पेंटिंग करी, कोई कविता लिखी, कोई बुक लिखी, तो तुझे ये आर्ट है, ये साइंस थोड़ी है, ये आर्ट है, आर्ट। तो इसके लिए तुम्हें जो राइट मिलता है वो कॉपीराइट होता है, कि तेरा ये आर्ट कोई कॉपी नहीं करेगा, और अगर कोई कॉपी करेगा तो इसके पैसे देगा। इसको इंटेंजिबल एसेट यार, इसे देख नहीं सकते, लेकिन हाँ इससे पैसे तो मिलते हैं। इसमें और बहुत सारे होते हैं यार, जैसे नो हाउ, अगर कोई आपकी नॉलेज के बदले आपको पैसा दे, नॉलेज के बदले पैसा, इसको नो हाउ, ठीक है जी। कहानी समझ में आई। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क सर व्हाट इज ट्रेडमार्क, भैया आप अपना मार्क भी रजिस्टर करा सकते हो, नाम की बात नहीं कर रहा मैं, नाम की नहीं, आप अपना मार्क रजिस्टर करा लो, मार्क। और जब वो मार्क कोई और यूज करेगा तो आपको पैसा देगा। पहली बात तो कोई यूज कर ही नहीं सकता, और अगर कोई करेगा तो आपको पैसा देगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनो, मैं कुछ मार्क लेता हूं, आप जवाब देना कि क्या है। इमेजिन करो एक टी शर्ट पे ऐसे टिक का निशान बना हुआ है, टिक का निशान, कौन सा ब्रांड है जल्दी बताओ। हाँ नाइकी। ऐसे गाड़ी पे 4 छल्ले बने हुए हैं, 4 छल्ले, कौन सी गाड़ी है जल्दी बताओ, कौन सी गाड़ी है, ऑडी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मान लीजिए एक बर्गर की शॉप पे जिसपे बड़ा सा एम लिखा हुआ है, बड़ा सा एम, जल्दी बताओ, बड़ा सा एम लिखा हुआ है, क्या है जल्दी बताओ, ये मैकडी है ना। आप मुझे बताओ क्या ये, या फिर एक और जगह एक शूज है जिसपे ऐसे 3 अपवर्ड एरो बने हुए हैं, ब्लैक कलर के बड़े से डार्क डार्क, ऐसे 3 अपवर्ड एरो बने हुए हैं, एडिडास, है ना। मेरी बात सुनो जी, ये सब मैंने क्या आपको ब्रांड के नाम बताए थे, नहीं, मैंने उनका मार्क बताया था, मार्क। इमेजिन करो मैं नाइकी के पास जाऊं, मान लो मैं अमीर आदमी हूं, ठीक है, मान लो बहुत अमीर, क्या कह रहा, मान लो क्या मतलब आपको, अरे जलील आदमी, मान ले मेरी बात तो सुन मान लो क्या आप हो ही अमीर, मान लो मेरी वाइफ शॉपिंग करने जाए, ठीक है, नाइकी का शूज पसंद करने, उसे एक नाइकी का शूज पसंद आया, और स्टोर में ना वो आउट ऑफ स्टॉक था, या एक लास्ट पीस बचा था, उसके सामने सामने एक लेडी लेके चली गई। मेरी वाइफ को बड़ा गुस्सा आया, उसने आके मुझे बोला, बाबू देखना ये हुआ आज मेरे साथ। मैंने को, मैं अमीर आदमी, अंबानी अडानी से ज्यादा अमीर, बड़ा गुस्सा आया मेरे को। मैंने कहा सुनो, अभी चल मेरे साथ, मैं नाइकी के सीधा मालिक के पास गया, मैंने बोला मुझे ब्रांड चाहिए तुम्हारा,
मैं तू आज से नाइकी के जूते मेरे, पैसे बता। मैंने उसके मुंह पे $400 मिलियन मारे और मैंने बोला आज से नाइकी मेरी। उसने बोला ठीक है, $400 मिलियन में नाइकी आपका। मैंने कहा थैंक यू। अरे लेकिन सुनो, ये साइन यूज नहीं करने देंगे, टिक का। मैंने कहा है क्या बदतमीजी है भाई, ये टिक का साइन ही तो नाइकी की पहचान है। कह रहा ना 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 ना, हमारे जूतों पे आप ये टिक का निशान नहीं लगा सकते अब से, ये साइन अलग है। मैंने कहा भैया साइन तो दो, बिना साइन के कोई जूते खरीदेगा ही नहीं। जब तक वो जूतों पे टिक नहीं बना होगा कोई नहीं मानेगा ये नाइकी है। कह रहा जी फिर इसके 400 करोड़ और दो। मैंने कहा ये क्या बदतमीजी है। कह रहा हाँ जी, ये बिजनेस के और ये निशान के। मैंने कहा यार अब मुझे बताओ, क्या मैं इस बिना निशान के जूतों को लेके फायदा है, इस ब्रांड को लेके दोबारा से ब्रांड बनाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है लो यार, बताना क्या लिया उसने। 400 रुपए उसने बिजनेस की बाकी एसेट के लिए हैं, और ये 400 करोड़ किस चीज के लिए लिया बताना, ट्रेडमार्क के लिए। ट्रेडमार्क मतलब उसने अपना ट्रेड का मार्क रजिस्टर्ड करा लिया। इसे बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। आशा करता हूँ समझ में आएगा। जल्दी बताओ, कहानी क्लियर है, जल्दी बताओ कहानी क्लियर है। जल्दी जल्दी, रट्टा मत मारो, लॉजिक क्लियर है पक्का। कोई एसेट जो 1 साल से ज्यादा चलेगी, नॉन करंट एसेट। 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी, करंट एसेट। जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो टेंजिबल, जिसकी फिजिकल नहीं है वो इंटेंजिबल। सर व्हाट इज वास्टिंग एसेट, व्हाट इज वास्टिंग, ये नाम तो हमने सुना ही पहली बार है। बाबूजी वास्टिंग एसेट का मतलब होता है एसेट विच हैव नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्टेड। सर क्या होता है, क्या होता है, क्या लिख दिया अंग्रेजी में। एसिड विच है नेचुरल, क्या लिख रहे हो ये बता रहा हूं ना, तमीजी किस बात की बता रहा हूं। ऐसी कोई एसेट जिसमें से नेचुरल रिसोर्स निकले, मतलब सर कोई एसेट हो जिसमें से नेचुरल रिसोर्स निकले। एग्जांपल से समझाऊंगा तब समझ में आएगा। ऑयल वेल, तेल का कुआं। कोल माइन, कोल की खदान। टिम्बर ट्रैक, जहां से लकड़ी निकलती है, टिम्बर ट्रैक। ये सारी की सारी चीजें नेचुरल रिसोर्स भरी हुई हैं इनके अंदर। भाई मैन मेड नहीं है, कोयला इंसान नहीं बना रहा है, कोयला जमीन में से आ रहा है। ऑयल, क्रूड ऑयल हम नहीं बना रहे, जमीन में आ रहा है, नेचुरल रिसोर्स है। जिस एसेट में से नेचुरल रिसोर्स निकलता है उसको हम वास्टिंग एसेट बोल देते हैं। वेस्टिंग नहीं जलील, वास्टिंग, वास्टिंग। सर व्हाट इज बायोलॉजिकल एसेट, बेटे बायोलॉजिकल एसेट का मतलब होता है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब एक ऐसी एसेट जो अपने आप में जिंदा हो, इज कॉल्ड बायोलॉजिकल। जो अपने आप में जिंदा हो इज कॉल्ड बायोलॉजिकल। जो एसेट जिंदा है, लिविंग थिंग। सर इंसान, सर इम्प्लॉय, इम्प्लॉय अबे इम्प्लॉय की मॉनेटरी वैल्यू होती है। क्या बात कर, भाई ट्रांजैक्शन तो तब मानेंगे ना जब जिसकी मॉनेटरी वैल्यू हो। इम्प्लॉय को मॉनेटरी वैल्यू होती है। इम्प्लॉय को तो कह सकता हो क्या सुंदर इम्प्लॉय है 300 का। अरे अरे क्या, अरे मैनेजर साहब क्या मूछे उगाई है आपने, एकदम रॉकी लग रहे हो। रॉकी भाई आप 600 के। अबे ये ऑफेंड हो जाएगा मैनेजर कि यार मेरी 600 रुपए वैल्यू लगाई आपने। भाई इंसान की वैल्यू नहीं होती, उसके काम की वैल्यू होती है, सर्विस की चार्जेस होते हैं। आप उसकी सर्विस के बदले उसे सैलरी देते हो, इंसान के थोड़ी पैसे देते हो। समझे ना। तो इम्प्लॉय को कभी एसेट में नहीं काउंट करते। हाँ, बायोलॉजिकल एसेट में क्या क्या आ सकते हैं, वो सारे एसेट जो अपने आप में जिंदा है। जैसे किसी पोइट्री फार्म के लिए hen, किसी पोइट्री फार्म के लिए मुर्गियां, किसी डेयरी फार्म के लिए कैटल्स, किसी बी फार्मिंग के लिए बी, फिश फार्मिंग के लिए फिश। समझ रहे हैं मेरी बात। कोई ऐसी एसेट जो जिंदा हो, मुर्गियां, भेड़ बकरियां, पिग फार्मिंग के लिए पिग, बी फार्मिंग के लिए बी, फिश फार्मिंग के लिए फिश, ये सब हमारे लिए क्या बन जाती है, बायोलॉजिकल एसेट। अगर आप सामने देखो तो आज के बाद आपको मैंने एसेट का सारा टाइप करा। अब आपके मन में ना ख्याल आ रहा होगा सर, एक मैं बताऊं फिक्टिशियस एसेट भी तो होता है, हमने सुना था कहीं। फिक्टिशियस एसेट मैंने उसको जानबूझ के यहाँ कवर नहीं किया क्योंकि वो एसेट नहीं होता, वो खर्चा ही होता है। लेकिन खर्चे में समझाऊंगा, यहां मैंने कवर नहीं किया, यहां मैंने प्योर एसेट कवर किया जो जो होते हैं। तो एसेट को अगर एक लाइन में डिफाइन किया जाए तो व्हाट इज एसेट। एसेट का मतलब एनीथिंग विच गिव्स कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर। कोई भी चीज जिससे फ्यूचर में कैश और बेनिफिट मिले वो हमारे लिए एसेट होता है। किसके लिए कैश और बेनिफिट, बिजनेस के लिए, बिजनेसमैन के लिए नहीं। आगे बढ़ते हैं जी। सर व्हाट इज लायबिलिटी। एक बार लायबिलिटी को डिफाइन करेंगे, व्हाट इज लायबिलिटी। एसेट को तो आपने डिफाइन कर दिया, लायबिलिटी को डिफाइन करोगे एक बार, मैं आप करता हूं। लायबिलिटी को अगर मैं सिंगल लाइन में डिफाइन करूं ना, अच्छा इसको क्या डिफाइन किया मैंने, एनीथिंग विच गिव्स कैश और बेनिफिट।
इन फ्यूचर कोई भी चीज जो फ्यूचर में कैश और बेनिफिट दे वो हमारी एसेट होती है। सर लाइबिलिटी के लिए कोई लाइन मैं बताता हूँ, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है तुम्हारे दिमाग में, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है तुम्हारे दिमाग में? लाइबिलिटी का मतलब सबसे पहले आ रहा होगा उधार। उधार नहीं, उधार। उधार। उधार, है ना? लाइबिलिटी का मतलब उधार, जो तुम अपने दोस्तों से मांगते हो ना कि अरे भाई बाबू के साथ जाना है, 1000 रुपए दे दे, है ना? वो वाला उधार। लायबिलिटी को अगर मैं सिंगल अंग्रेजी ढंग से लाइन में डिफाइन करूं जैसे एसेट करा है, तो लायबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन टू रीपे टू आउटसाइडर। ये लाइन याद रखना। लायबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन टू रीपे टू आउटसाइडर। वर्ड याद रखना, ऑब्लिगेशन, रीपे और आउटसाइडर। ये तीन शब्द याद रखो, कहानी अपने आप समझ में आ जाएगी। पहले सुनो, व्हाट इज ऑब्लिगेशन? ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन का मतलब होता है मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब कि चाहे कुछ हो ना हो ये तो करना ही करना है। मैंडेटरी का मतलब होता है जो करना जरूरी है, करना ही पड़ेगा। तो लायबिलिटी है ऑब्लिगेशन। किस चीज की ऑब्लिगेशन? कि आपको रीपे करना है। व्हाट इज रीपे? रीपे क्या होता है पता है आपको? दो अलग अलग वर्ड होते हैं, पे और रीपे। एक वर्ड होता है पे, एक वर्ड होता है रीपे। पे होता है फर्स्ट पे। पे होता है फर्स्ट पे। सर व्हाट इज फर्स्ट पे? जब आप पहली बार किसी को पैसा देते हो उसे फर्स्ट पे कहते हैं। आपने मेरे से पढ़ाई करी, आपने मेरी सर्विस ली, टीचिंग सर्विस, और आपने मुझे पैसे दिए, तो ये रीपे नहीं है, ये पे है। आप दुकान गए, किराने दुकान पे आपने सामान खरीदा, पैसे दिए, दैट इज पे। आप गए शॉपिंग करने, आपने पैसे दिए, दैट इज पे। आपने कोई पिक्चर देखी, सर्विस कर ली और उसके पैसे दिए, दैट इज पे। दैट इज नॉट रीपे। रीपे तब होता है जब आप लिया हुआ पैसा वापस करते हो। चेक करके देखो मैंने यहाँ वर्ड क्या लिया है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ वर्ड पे नहीं है, या वर्ड क्या है जरा चेक करो, रीपे। रीपे का मतलब वापस करना। आउटसाइडर को, याद रखना, किसको पैसा वापस करना, याद करो, आउटसाइडर को पैसा वापस करना। मतलब यार सिंपल आसान भाषा में उधार यार। बिजनेस का उधार, बिजनेस के जो जो उधार है, मैंने किसी से रॉ मटेरियल ले लिया, पैसा बाद में दूंगा, लायबिलिटी है। बैंक से लोन ले लिया, लायबिलिटी है। किसी इंप्लॉय से काम करा लिया लेकिन पैसे नहीं दिए, लायबिलिटी है मेरी। समझे मेरी बात? अब लायबिलिटी के भी टाइप होते हैं बेटा, सुनना। लायबिलिटी के तीन टाइप है और तीन मेजर मेजर टाइप है। एक बार अगर ध्यान से देखेगा तो कहानी समझ में आएगी। पहला मेजर टाइप है इज कॉल्ड नॉन करेंट लायबिलिटी। सर व्हाट इज नॉन करेंट लायबिलिटी? मैं बताता हूं, अभी ध्यान से सामने देख, अभी समझ जाएगा व्हाट इज नॉन करेंट लायबिलिटी। सर नॉन करेंट लायबिलिटी का मतलब समझा दो, ले सामने स्क्रीन पे देख, व्हाट इज नॉन करेंट लायबिलिटी? नॉन करेंट लायबिलिटी का मतलब होता है एनी लायबिलिटी which is payable, payable after 12 month। ऐसी कोई भी लायबिलिटी जिसके पैसे आपको अभी ना देकर 12 महीने के बाद देने हो इज कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटी। अच्छा, ये तो नॉन करंट एसेट जैसा ही हो गया। जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिले वो नॉन करंट एसेट, जिसका एक साल में मिल जाए वो करंट एसेट, ऐसे ही है। बट यहाँ पे एसेट नहीं, लायबिलिटी की बात हो रही है। पेबल, पेबल मतलब पैसा देना। पेबल, ये वर्ड याद रखना, पेबल। PAVPAYBLE, पेबल मतलब पैसा देना। अगर पैसा एक साल के बाद देना है तो नॉन करंट लायबिलिटी। और कोई भी लायबिलिटी, एनी लायबिलिटी, एनी लायबिलिटी विच इज पेबल विद इन 12 मंथ, और जो 12 महीने के अंदर अंदर पे करनी पड़े, दैट लायबिलिटी इज कॉल्ड विद इन 12 मंथ, इज कॉल्ड कौन सी लायबिलिटी? जल्दी बोलो, करंट लायबिलिटी। सर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे 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 आपने बैंक से लोन ले लिया, बैंक से लोन, हाँ याद रखना लॉन्ग टर्म होना चाहिए। बैंक से लोन ले लिया और बैंक को बोला हम 3 साल बाद चुकाएंगे, तो लॉन्ग टर्म लोन हो गया। करंट लायबिलिटी में भी लोन आ सकता है, बट कौन सा लोन? शॉर्ट टर्म लोन। आपने बैंक से लोन ले लिया 6 महीने के लिए तो वो शॉर्ट टर्म है। 1 साल के लिए, 1 साल के लिए शॉर्ट टर्म है। 1 साल से ज्यादा है, 5 साल के लिए लोन लिया तो लॉन्ग टर्म हो गया। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, आपने गुड्स खरीदे ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। उधार पे गुड्स खरीदे, जिसको पता है क्या बोलते हैं हम? उधार पे जिससे माल लेते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिटर। वो आदमी हमने जिसको पैसा देना इज कॉल्ड क्रेडिटर।
क्रेडिटर को आपने बोला कि हम तेरे को तेरे पैसे दे देंगे। आप मुझे बताओ, है तो लायबिलिटी ही। कोई आपको 6 साल का उधार दे देगा? कोई आपको आज माल बेचेगा और कहेगा पैसा 6 साल बाद दे दियो? बोलो ना, अभी देना पड़ेगा ना। तो बस गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। लायबिलिटी को डिफाइन करो, रट्टा मत मारो, रट्टा। जल्दी बताओ लायबिलिटी को डिफाइन, व्हाट इज लायबिलिटी? कोई भी चीज जो पेबल है, ऑब्लिगेशन टू रीपे टू आउटसाइडर इज कॉल्ड लायबिलिटी। आपकी ऑब्लिगेशन है कि आपको रीपे यानी वापस करना है आउटसाइडर को, इज कॉल्ड लायबिलिटी। सर इसके टाइप क्या है? 1 साल से ज्यादा है तो नॉन करंट लायबिलिटी, 1 साल में खत्म हो जाएगी तो करंट लायबिलिटी। सर व्हाट इज दिस कंटिंजेंट लायबिलिटी? मैंने देखो इसको लायबिलिटी में रखा है, मैंने रखा है लायबिलिटी में, बट ये लायबिलिटी है नहीं, याद रखना। दिस इज नॉट लायबिलिटी। मैंने इसे लायबिलिटी के टाइप में रखा जरूर है, लेकिन ये लायबिलिटी नहीं है। फिर क्या है सर? सर ये ना सिचुएशन है। क्या सर? क्या क्या क्या? सिचुएशन। सर सिचुएशनशिप। जैसा मैं और मेरी बाबू आपस में है। अबे तेरी बाबू के बीच में क्यों ले आता है जलील आदमी तू बार बार? जैसे तुम जेनजियो के लिए सिचुएशनशिप अलग है, ये वाली सिचुएशनशिप नहीं है जलीलो। कंटीजेंट लायबिलिटी इज अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर अभी तो लायबिलिटी नहीं है, बट फ्यूचर में शायद लायबिलिटी बन सकती है। अभी भी लायबिलिटी नहीं है, फ्यूचर में भी कंफर्म नहीं है, हो सकता है लायबिलिटी बने। मतलब कंटिंजेंट लायबिलिटी इज अ सिचुएशन। पहली बात तो समझो, इट इज नॉट अ लायबिलिटी, इट इज अ सिचुएशन विच विच मे लीड टू फ्यूचर लायबिलिटी। वर्ड ध्यान से देखना। इट इज अ सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर अभी लायबिलिटी नहीं है, फ्यूचर में लायबिलिटी बन सकती है। ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एनी अनसर्टेन इवेंट। अनसर्टेन इवेंट मतलब एक ऐसी लायबिलिटी जो अभी लायबिलिटी नहीं है, अभी तो सिचुएशन है, बट विच मे लीड टू बन सकती है। क्या बन सकती है? फ्यूचर लायबिलिटी, जो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंड है, किसी अनसर्टेन इवेंट के ऊपर। सर समझा नहीं, मैं बताता हूं। मान लो तुम्हारी कंपनी पे किसी ने कोर्ट केस कर दिया, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसको ले लेते हैं, ये सुधीर, मान लो सुधीर। सुधीर एक कंपनी चलाता है फूड प्रोडक्ट, मान लो एक 5 स्टार रेस्टोरेंट चलाता है सुधीर, 5 स्टार रेस्टोरेंट, ठीक है जी। आपके यहाँ कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी टाइप आया, ठीक है, कोई इंस्टाग्राम रीलर या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, वो आया आपके यहाँ। वो आया आया बैठा, खाना खाया, उसने अपनी पूरा पर क्या बोलते हैं वो लोग, क्या बनाते हैं, पॉड वो नहीं, पॉडकास्ट नहीं, वो बनाते हैं ना वो, व्लॉग। उसने अपना पूरा व्लॉग बनाया। जैसे ही उसने आपका खाना खा के व्लॉग बना ही रहा था, खाना खाते खाते उसको उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। और इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई कि एम्बुलेंस को बुलाया गया, उसको फूड पॉइजनिंग हो गई। जैसे ही वो ठीक हुआ, उसने आपके 5 स्टार होटल पे, सुबीर के 5 स्टार होटल के ऊपर एक केस ठोक दिया कि इसके खाने की वजह से ही उसको फूड पॉइजनिंग हुई। और फूड पॉइजनिंग की वजह से उसका हॉस्पिटल का खर्चा आया 10 लाख रुपए। और इतने टाइम बीमार रहने की वजह से जो वो काम नहीं कर पाया, कंटेंट नहीं बना पाया, और आगे जितना बिजनेस नहीं कर पाया, जितने दिन उसके वेस्ट हुए, उसका 50 लाख रुपए अलग से। उसके 5 स्टार होटल पे 60 लाख का जुर्माना ठोक दिया। अब मुझे बताओ, उस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के बोलने से क्या आपको 60 लाख देने हैं? अभी तो कोर्ट में केस चल रहा है। जब तक कोर्ट में केस चल रहा है, आपको पैसे नहीं देने, शायद देने पड़े। कोर्ट में केस चले जा रहे हैं। 5 साल बाद, 6 साल बाद जज साहब ने दोनों बातें सुनी और फैसला सुनाया। ऑप्शन नंबर 1 फैसला आया कि जज साहब ने बोला जी आपकी वजह से ही इस आदमी का पेट खराब हुआ था, फूड पॉइजनिंग हुई थी, इसको 60 लाख दो। ऐसी सूरत में अब ये कंटिजेंट नहीं है, अब तो कंफर्म लायबिलिटी बन गई, अब तो नुकसान है, देना पड़ेगा पैसा। तो देना पड़ेगा तो नुकसान, लायबिलिटी बन गई। दूसरा ऑप्शन, जज साहब ने बोला भाई साहब आपकी कोई गलती नहीं है, ये व्लॉगर तो होते ही ऐसे हैं, 6-7 जगह पे खाना देख लेते हैं और खाने बैठ जाते हैं, और ज्यादा मक्खन ज्यादा मक्खन ज्यादा मक्खन बोल बोल के मक्खन डलवाते रहते हैं। तो आपकी कोई गलती नहीं है भाई साहब, ये व्लॉगरों की गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है, 1 रुपया नहीं देना सुधीर जी। मुझे बताओ, ऐसी सूरत में आप बच गए, आपको पैसा नहीं देना। अब मुझे बताना, ये हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी कैंसिल हो गई।
यानी आपको पैसा देना ना देना आज थोड़ी तय होगा, फ्यूचर में तय होगा, वो भी अनसर्टेन है, हो भी सकता है और नहीं भी। जज साहब अगर आपके फेवर में देंगे डिसीजन तो नहीं देना, जज साहब आपके अगेंस्ट में देंगे तो देना है। इसलिए कंटिंजेंट लायबिलिटी इज नॉट लायबिलिटी। लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या थी? लायबिलिटी की डेफिनेशन थी ऑब्लिगेशन यानी मैंडेटरी। अरे भैया ये तो लायबिलिटी की डेफिनेशन में नहीं आता। लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? ऑब्लिगेशन। यहां आ रहा है मे लीड टू, कंफर्म ही नहीं है। तो कंटीजेंट लायबिलिटी इज नॉट अ लायबिलिटी। उसका नाम लायबिलिटी है लेकिन वो लायबिलिटी है नहीं, और नाम लायबिलिटी होने से क्या होता है? ऐसे तो होते तो गुलाब जामुन भी है, उसके अंदर कौन से गुलाब होते हैं बे? शाही पनीर में कौन सा पनीर गिरा होता है? और सॉरी शाही गिरी होती है। ऐसी इसका नाम जरूर कंटिंजेंट लायबिलिटी है, लेकिन मेरे बच्चा लोग ये लायबिलिटी नहीं है, नहीं है, नहीं है। थोड़ा सुंदर सुंदर कर रहा था उसमें। ये लायबिलिटी नहीं है, ये लायबिलिटी नहीं है, ये लायबिलिटी नहीं है। चले 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 चले। फिर आता है आपका तीसरा पिलर इज कॉल्ड कैपिटल। सर व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल मतलब क्या होता है? एक ही लाइन है, सिंपल सी बताओ क्या? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इन बिजनेस। जो पैसा बिजनेसमैन लगाता है बिजनेस में इज कॉल्ड कैपिटल। सर कहना क्या चाह रहे हो? मैं एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूं। मान लीजिए ये मिस्टर आर नाम का आदमी है, बिजनेसमैन, और इसने एक धंधा खोला आर के जी गारमेंट का। ये हो गया इसका बिजनेस। अब इस बिजनेस को चालू करने के लिए मिस्टर आर ने अपने घर से पैसा अमाउंट इन्वेस्ट किया, मान लो 60 लाख। बीवी के गहने वहने बेच के, दहेज का पैसा इकट्ठा वट्ठा करके 60 लाख रुपए धंधे में लगाए। बताओ ये पैसा किसने लगाया? बताना, ये पैसा किसने लगाया? बिजनेसमैन ने लगाया है घर से। कितना पैसा लगाया जरा बताना? 60 लाख रुपए बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट करे। इस पैसे को बोलते हैं कैपिटल। जो पैसा बिजनेसमैन लगाता है इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। क्लियर है जी? बिजनेस में पैसा लग गया 60 लाख रुपए। इस बिजनेस को चलाने के लिए 60 लाख नहीं चाहिए थे, और पैसा चाहिए था। तो हम गए बैंक के पास और बैंक को बोला, आईसीआईसीआई बैंक के पास गए और हमने आईसीआईसीआई बैंक को बोला, बैंक बैंक हम ये काम कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट है, इतना काम आता है, ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं, लोन दे दो, लोन दे दो। बैंक ने हमारा पूरा प्रोजेक्ट चेक किया और बोला हाँ जी काम तो अच्छा कर रहे हो, मिल जाएगा लोन। बैंक ने हमें लोन दे दिया, मान लो 40 लाख रुपए का लोन। अब आप मुझे बताओ इस धंधे में टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कितनी है? अमाउंट इन्वेस्टेड इस धंधे में टोटल इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ रुपए की। इस 1 करोड़ रुपए में से 40 लाख मैंने बैंक से लोन लिया और 60 लाख रुपए बिजनेसमैन ने खुद लगाया। आप बस इतना बता दो, बिजनेसमैन पैसा बिजनेस में लगाता है उसे क्या बोलते थे? याद करो क्या? कैपिटल। बिल्कुल सही बात है, कैपिटल बोलते हैं। और जो पैसा बैंक से लोन लिया उसे क्या बोलते हैं? लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन। आप बस इतना बता दो, क्या बिजनेस और बिजनेसमैन सेम है? क्या बिजनेस और बिजनेसमैन सेम होते हैं? नहीं। काउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होती है? बिजनेस की नजर से। अगर आप बिजनेस की नजर से मुझे देख के बताओ तो ये 40 लाख भी लायबिलिटी है और ये 60 लाख भी लायबिलिटी है। बस फर्क क्या है? ये 40 लाख लगाया है, बैंक ने लोन दिया है, और ये 60 लाख रुपए आपको किसी बिजनेसमैन ने दिया है तो ये भी लायबिलिटी। सो द कैपिटल इज ऑल्सो अ लायबिलिटी, बट इट इज एन इंटरनल लायबिलिटी। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने लायबिलिटी की डेफिनेशन में एक शब्द का प्रयोग किया था, जाके देखना। लायबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू रीपे टू आउटसाइडर। जब लायबिलिटी वर्ड, तो हम आउटसाइडर की बात कर रहे हैं। मेरे वाले एग्जांपल में बताना लायबिलिटी क्या है, सीधे से दिल पे हाथ रख के बताना। लायबिलिटी क्या खाली 40 लाख को बोलेंगे? एक्चुअल में लायबिलिटी तो पूरा 1 करोड़ है ना। 40 लाख बैंक को वापस करने हैं, 60 लाख रुपए बिजनेसमैन को देने हैं, है ना? देखा जाए तो दोनों ही लायबिलिटी है। एक एक्सटर्नल लायबिलिटी है, एक इंटरनल है। इंटरनल वाली को कैपिटल बोलते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी को सिर्फ लायबिलिटी बोलते हैं। समझे ना? तो कैपिटल की कोई वो नहीं है, पार्ट तो नहीं है, बट इतना याद रखो, कैपिटल का मतलब है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इन बिजनेस। सिंपल सी बात। सर व्हाट इज इनकम? इनकम का मतलब क्या है? देखो सिंपल आसान भाषा में एक शब्दों में लिखा हुआ है क्या? इनकम इज द अमाउंट अर्न्ड बाय बिजनेस। यार देखो,
हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? व्हाट इज अवर मेन ऑब्जेक्टिव? क्या था हमारा मेन ऑब्जेक्टिव? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था टू कैलकुलेट प्रॉफिट। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट की कैलकुलेशन। यही था ना? प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने के लिए कैसे करते हो? किसी का प्रॉफिट निकालना हो तो कैसे निकालते हो? कोई भी प्रॉफिट आप ऐसे ही तो निकालते हो, इनकम माइनस एक्सपेंस। भाई इनकम में से एक्सपेंस माइनस करूंगा तभी तो प्रॉफिट आएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, ऑब्वियसली सही बोल रहे हो। इनकम का मतलब क्या है? इनकम का मतलब होता है अमाउंट अर्न्ड बाय बिजनेस। जो पैसा बिजनेस ने कमाया इज कॉल्ड इनकम। जो पैसा किसने कमाया? बिजनेस ने। वो क्या है हमारे लिए? इनकम। सर इसके दो पार्ट होते हैं, रिवेन्यू और अदर इनकम। सर ये क्या होता है रिवेन्यू और अदर इनकम? समझा दोगे? हाँ अभी समझाता हूं, सामने देख। रिवेन्यू का मतलब क्या होता है? रिवेन्यू का मतलब मैं बताता हूं। रिवेन्यू का मतलब समझो ध्यान से। रिवेन्यू का मतलब होता है अमाउंट अर्न्ड फ्रॉम मेन ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। अमाउंट अर्न्ड फ्रॉम मेन ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस मतलब बिजनेस के मेन धंधे से जो कमाया, मेन एक्टिविटी से, वो और रिवेन्यू है। मतलब सर समझे नहीं? जैसे मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इस्तेमाल करता हूं, इधर देखो। मान लीजिए हमारा आरकेजी गारमेंट का धंधा था। आरकेजी गारमेंट। अब यहां कहां कहां से पैसा आया जरा उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है? इसके दो सोर्स बना देते हैं, एक रिवेन्यू और एक अदर। ठीक है, समझना, आपको कहानी समझ में आएगी। एक कर रहा हूं रिवेन्यू, एक कर रहा हूं अदर। अब आप अपने दिमाग में इमेज बनाओ जरा आरकेजी गारमेंट की। गारमेंट का मतलब क्या है भाई? कपड़ा लाते होंगे, शर्ट टी शर्ट जीन्स कोट वगैरह फैब्रिक से कपड़ा बनाकर शर्ट बना के मार्केट में बेचते हैं। दिस इज अवर इनकम। इनकम में हमारा मेन धंधा क्या है? आरकेजी गारमेंट का मेन धंधा क्या है? सेल ऑफ गुड्स, माल बेचना। भैया देखो हमारा मेन ऑपरेशन है सेल करना। तो सेल ऑफ गुड्स क्या बन गया मेरे लिए? जल्दी बताओ। सेल ऑफ गुड्स इज रिवेन्यू। सेल ऑफ गुड्स है मेरा रिवेन्यू, मतलब सेल करना मेरा मेन ऑपरेशन है, मेन। अच्छा जी, चलो समझ गए सर का। अब मान लो मेरे बिजनेस को कहीं से कमीशन रिसीव हुई। कमीशन कैसे मिली सर आपको? कमीशन इमेजिन करो, मैं जीन्स बनाता हूं और फैब्रिक से कपड़ा बनाता हूं सिर्फ मेंस वेयर के लिए। आरकेजी मेंस वेयर का काम करता है खाली। अब मेरे पास कोई एक कस्टमर ये आया, फॉर एग्जांपल बिंदास, ये पवन आया, मान मान लो। पवन ने मेरे को आके बोला सर मेरा भी गारमेंट्स का धंधा है। मैंने कहा वेरी नाइस पवन जी, मुबारक हो। अरे सर मैं लेकिन लेडीज वेयर बनाता हूँ। मैंने कहा वेरी नाइस पवन जी, मैं जेंट्स वेयर बनाता हूँ। पवन ने बोला सर बाकी सब तो ठीक है, मेरी ना फैक्ट्री में थोड़ी प्रॉब्लम है। मैंने बोला हाँ तो क्या कर सकता हूँ मैं मदद? अरे सर आप मेरे लिए ये 1 लाख जीन्स बना दोगे, लेडीज वेयर? मैंने कहा बेटे मैं तो जेंट्स वेयर बनाता हूँ। कह रहा है सर क्या हुआ, मशीन को थोड़ी पता है आदमी औरत, भाई स्पेसिफिकेशन डालो बन जाएगी। तो मेरे पास एक मशीन खाली भी पड़ी हुई थी, कुछ वर्कर फ्री भी थे, खाम का बैठ के गुटखा विमल खाते रहते थे। मैंने कहा यार बनवा दूंगा। मैंने कहा मुझे क्या मिलेगा? कह रहा है सर सुनो एक काम करो, जितनी जीन्स में बेचूंगा ना पर जीन्स पे 100 रुपए कमीशन। मैंने कहा यार वेरी नाइस, बताओ बैठे बैठा एक्स्ट्रा काम मिल रहा है। बताओ वो मेरा धंधा थोड़ी है यार, मेरा काम है क्यों क्या वो करना? नहीं ना। अब वो क्या है मेरा? अदर सोर्स। अदर सोर्स किसी और सोर्स से कमाया। तो रिवेन्यू का मतलब होता है इनकम फ्रॉम मेन ऑपरेशन। और मेन ऑपरेशन की इनकम एक ही होती है, याद रखना क्या? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जो आपका धंधा है उसका मेन ऑपरेशन क्या है? जैसे अगर आपने सीए की फर्म खोली है तो आपका मेन धंधा क्या है? अगर आप मान लो टैक्सेशन का काम करते हो तो आप अपनी सर्विस दे रहे हो, टैक्सेशन सर्विस, तो वो आपकी मेन इनकम हो गई। अदर इनकम में क्या आता है? अदर इनकम में अमाउंट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर आपको कोई इनकम प्राप्त हुई है वो भी अदर सोर्सेज से, जो आपका मेन ऑपरेशन नहीं है, जैसे मैंने अभी समझाया कमीशन रिसीव। क्या मेरा धंधा कमीशन कमाने का है? नहीं। मान लो मेरी फैक्ट्री के आगे थोड़ी जगह खाली थी, मेरे पास आया एक कस्टमर, एक बंदा, उसने बोला सर एक काम करोगे? मैंने कहा क्या? कह रहा मैं बैंक से हूँ, क्या यहाँ पे हम आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम लगा लें? थोड़ी सी जगह चाहिए 10 बाय 10। मैंने कहा लगा लो। कह रहा सर हम आपको 1 लाख रुपए महीना रेंट देंगे। अब आप बताओ क्या मैं रेंटल इनकम कमाता हूँ क्या? कपड़े बेचने का धंधा है मेरा। ऐसे में अगर मुझे रेंटल इनकम मिल रही है तो बताओ ये भी मेरे लिए क्या है? जल्दी बताओ। अदर इनकम। डिस्काउंट रिसीव, भैया मैंने अपनी लायबिलिटी वालों को पैसा देने गया और उनसे डिस्काउंट मांग लिया। मान लो किसी क्रेडिटर को, मान लो इस सुहानी को, मैंने 1 लाख रुपए देने थे।
सुहानी का पैसा देने की डेट आ गई आज, मैं सुहानी के पास गया और ऐसे पैरों में गिर गया, प्लीज प्लीज ना देख ले सुहानी, 1 लाख नहीं ना, कुछ तो कम कर ले, कुछ तो कम कर ले। नहीं मैं नहीं, 90,000 90,000। सुहानी ने बोला सर पैर तो छोड़ो, मैंने नहीं 90,000 90,000। सुहानी ने बोला चलो ठीक है 92। मैंने बोला ठीक है, बताओ, मैं उठ के आ गया 92 दे आया। बताओ वो 8,000 मेरी इनकम नहीं है? क्या वो 8,000 मेरी इनकम है, हाँ या ना बोलो? क्या वो 8,000 मेरी इनकम है? हाँ, बिल्कुल मेरी इनकम है ना? बट क्या मेरा मेन धंधा है वो? क्या मैं आए दिन क्रेडिटरों के पैर में गिर जाता हूँ कि भाई भीख थोड़ी मांगता हूँ मैं? मेन ऑपरेशन मेरा क्या है? गारमेंट्स का। हाँ जी, क्लियर। और क्या हो सकता है सर? डिस्काउंट इसी क्या वाला? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। आपने कोई मशीन या बिल्डिंग बेची और उसको बेचने में प्रॉफिट कमा लिया। अगर ऐसा करा तो आपके लिए वो क्या बन गई, जल्दी बताओ? वो भी आपकी अदर इनकम का मेन धंधा नहीं है ना यार। खुद सोचो। प्रॉफिट, एसेट को बेच के प्रॉफिट कमाना इनकम है, आई एग्री। क्या वो आपका मेन धंधा है? क्या वो आपका मेन ऑपरेशन है? नहीं यार, वो आपका मेन ऑपरेशन थोड़ी है। आप आए दिन क्या अपनी एसेट बेच देते हो कि चल यार भाई आज खाली बैठे हैं, एसेट ही बेच देते हैं। अरे ये मशीन बड़ी सुंदर लग रही है, बेच देते। अबे भाई तेरा धंधा ये थोड़ी है। का जी, कहानी समझ में का? तो याद रखो, इनकम को अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं, जल्दी बताओ इनकम क्या होता है एक लाइन में डिफाइन? इनकम को एक लाइन में डिफाइन, अमाउंट अर्न्ड बाय बिजनेस। बिजनेस ने जो पैसा कमाया दैट इज इनकम। अगर उसको मेन ऑपरेशन से कमाया तो वो रेवेन्यू इनकम हो गई। अगर अदर सोर्स से कमाया तो अदर इनकम हो गई। जैसे चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, एक आखिरी एग्जांपल है। किसी भी बिजनेस की, याद रखना, किसी भी बिजनेस की प्राइमरी इनकम तो एक ही हो सकती है, रेवेन्यू इनकम एक ही होगी। मेन सोर्स तो एक ही होगा ना, बाकी सब तो अदर सोर्स होंगे। इसलिए रेवेन्यू इनकम एक ही होगी, याद रखना। या तो सेल ऑफ गुड्स होगा या सेल ऑफ सर्विस होगी, एक ही होगा। बाकी सब अदर इनकम होगी। जैसे आप जरा चेक करो मैं कहां कहां से कमाता हूं। जरा एक बार चेक करो मैं कहां कहां से कमाता हूं, मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, राकेश कालरा एज मिस्टर सीए, मिस्टर क्यों लिख रहा हूं मैं फिर? सीए राकेश कालरा जी, कालरा जी, आर के जी। कहां कहां से कमाता हूं मैं? मेरी सोर्स ऑफ इनकम सोचो, मैं बताऊं। मेरी पहली सोर्स ऑफ इनकम टीचिंग। भाई पढ़ा के पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन अन अकेडमी पे टीचिंग से पैसा कमाता हूँ। दूसरी मेरी बिजनेस इनकम है बेटा। बिजनेस इनकम सर मतलब, बेटा मैंने सीए की फर्म खोली हुई है, बिजनेस इनकम जिसको मैं प्रोफेशनल इनकम भी बोल सकता हूँ। प्रोफेशनल इनकम, मैंने सीए की फर्म खोली हुई है जिस फर्म में मैं ऑडिट का काम करता हूँ, ऑडिट के पैसे मिलते हैं। तीसरा मेरा कमाई का जरिया है कमीशन। कैसे सर, कैसे कमीशन? बेटे देखो, मैंने ना अपना आज तक की पढ़ाई सीए के दौरान भी और सीए की आर्टिकलशिप भी, मैंने अपनी सारी की सारी पढ़ाई आज तक, सारी पढ़ाई और आर्टिकलशिप मैंने करी है ऑडिटिंग में। तो मेरे को आता ही ऑडिट है। अगर आप मेरे को बोलो सर मेरी जीएसटी की रिटर्न भर दो, मुझे नहीं आती। सर मेरा जीएसटी का रिफंड ला दो, मुझे नहीं आता। सर मेरी जीएसटी की वैल्यूएशन नहीं आता। भाई मेरे को ऑडिट आता है। हाँ जीएसटी ऑडिट कर दूंगा, ऑडिट करना आता है मेरे को, इंटरनल ऑडिट कर दूंगा, स्टैट कर दूंगा, कॉन्करेंट कर दूंगा। मेरे को टैक्सेशन का काम कभी मेरी आर्टिकलशिप में सिखाया ही नहीं। मैंने जिस फॉर्म में आर्टिकलशिप करी उस फॉर्म के मुझे उठा के ऑडिटिंग डिपार्टमेंट में डाल दिया गया। हालांकि मैंने टैक्सेशन का काम सीखा था, लेकिन अब टैक्स अपडेट होता गया, अब मैं अपनी रिटर्न भर लूं, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब सुनो, लेकिन मेरे पास अगर कोई, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो लोग एसोसिएट करते हैं रिटर्न से भी, तो मेरे पास आए दिन कोई ना कोई आता है, सर ये टैक्सेशन का काम कराना था। मैं मना नहीं करता। तुम्हें मैंने बताया ना कि मुझे टैक्स का काम नहीं आता, मुझे पता है ना मुझे टैक्स का काम नहीं आता, उसको थोड़ी पता है मुझे टैक्स का काम नहीं आता। मैं कहता हूँ अरे क्या बात कर रहे हो जाएगा यार, कैसी बातें कर रहे हो? जो टैक्स का काम लेके आता है मैं ले लेता हूँ। भाई मेरे 3 पार्टनर हैं, उसमें से मैं तो ऑडिट कर रहा हूँ, वो दोनों तो टैक्स कर रहे हैं, तो भाई मैं उनको दे के उनसे कमीशन ले लेता हूँ। और क्या। भाई रेट तो पता ही है ना मार्केट में, मना क्यों करना है? धंधा मना नहीं करते, धंधा आने दो, धंधा आने दो। जो आता है कर लो, जो नहीं आता करवा लो, कमीशन ले लो। बस कमीशन की इनकम है, ये बहुत इनकम है भाई मेरी। चले, चौथी इनकम है बेटा शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट की, शेयर मार्केट में भी सर थोड़ा सा तो कमाना पड़ता ही है यार, क्या करें। सही टाइम पे शेयर मार्केट सीखा था बस, तो शेयर मार्केट की थोड़ी बहुत इनकम है मेरी, थोड़ी बहुत ज्यादा। और लास्ट इनकम, लास्ट इनकम, आईपीएल, ड्रीम, ड्रीम 11, सट्टा। आईपीएल का ड्रीम 11 सट्टा, गैम्बलिंग। अरे कभी कभी टीम बना ली,
मुझे बताओ, अबे मजाक करो, लास्ट वाला ऐसे ही लिखा है मैंने, हाँ समझाने हंसी मजाक डालने के लिए, सच में सटोरी में समझ लेना। चलो, मेरी 5 सोर्स ऑफ इनकम हो गई, 5 सोर्स ऑफ इनकम कौन कौन सी बताना? टीचिंग, प्रोफेशनल इनकम, कमीशन, शेयर मार्केट और सट्टा। आप बस मुझे इतना बता दो, मेरी रिवेन्यू इनकम कौन सी है? पांचों रिवेन्यू नहीं हो सकती, दो भी रिवेन्यू नहीं हो सकती, एक ही रिवेन्यू होगी। एक इनकम रिवेन्यू होगी, बाकी सारी अदर इनकम होगी। बताओ मेरी रिवेन्यू इनकम कौन सी है तुम्हारे हिसाब से? मेरी रिवेन्यू इनकम कौन सी है? मेरा मेन ऑपरेशन कौन सा है तुम्हारे हिसाब से? मेन ऑपरेशन, क्या मेरा मेन ऑपरेशन टीचिंग है? क्या मेरा मेन ऑपरेशन बिजनेस इनकम है? क्या मेरा मेन ऑपरेशन कमीशन है? क्या मेरा मेन ऑपरेशन शेयर मार्केट है? क्या मेरा मेन ऑपरेशन ड्रीम इलेवन सट्टा है? सुनने में कितना गंदा लग रहा है, लेकिन बताओ ना, तुम्हारे हिसाब से मेरा मेन ऑपरेशन क्या है? क्या कह रहे हैं? एक बात बताओ, तुम जो ये जवाब दे रहे हो क्यों दे रहे हो? तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि मेरी कौन सी इनकम है ना? तुम्हारे हिसाब से अंदर चिल्ला रहे हो टीचिंग बिजनेस होगी। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? मेरे से पूछो ना मेरी मेन इनकम कौन सी है, पूछो। पूछो सर आपकी मेन इनकम सट्टा, ये है मेरी मेन इनकम। यार, जलील बीवी, नहीं, जलील बच्चा खर्चीली बीवी के कहां से पैसे पूरे करूंगा मैं? सट्टे से ही होते हैं। मजाक करो, मजाक करो। टीचिंग इज माई मेन सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है? टीचिंग इज माई मेन सोर्स ऑफ इनकम, ये मेरे लिए रिवेन्यू है, और बाकी सारी मेरी अदर इनकम है। आशा रखता हूं समझ में आएगा आपका। तो आपको इनकम की कहानी समझ में आई? इनकम का मतलब है अमाउंट अर्न बाय बिजनेस, जो बिजनेस ने पैसा कमाया। अगर मेन सोर्स से कमाया, अगर मेन सोर्स से कमाया तो रिवेन्यू इनकम, अदर सोर्स से कमाया, बाकी सोर्स से कमाया तो अदर इनकम। क्लियर है कहानी? हाँ ना बोलो। का आखिरी पिलर पे आ जाओ, एक्सपेंस। सर व्हाट इज एक्सपेंस? ये हमें आता है सर, हमने इसको सुना हुआ है। एक्सपेंस को बोलते हैं खर्चा, यही बोलते हैं ना? हाँ यही बोलते हैं। एक्सपेंस का मतलब ही खर्चा होता है। एक्सपेंस का मतलब होता है अमाउंट स्पेंट बाय बिजनेस फॉर इट्स ऑपरेशन, जो पैसा बिजनेस ने खर्च किया अपने ऑपरेशन के लिए, डे टू डे ऑपरेशन के लिए। भैया बिजनेस को चलाने के लिए आपको सैलरियां देनी पड़ेंगी, आपको एम्प्लॉय को सैलरी देनी पड़ेगी, वर्कर को वेजेस देनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन पे करना पड़ेगा। अच्छा याद रखना, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन को कैरेज बोलते हैं, कैरेज, या फ्रेट भी बोलते हैं, फ्रेट। बात एक ही है, ट्रांसपोर्टेशन, ठेले वाले के, ट्रक वाले के पैसे, है ना? और क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा कराना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस के खर्चे वगैरह वगैरह। भैया बिजनेस को चलाने के लिए जितना भी पैसा आप खर्च करते हो, बिजनेस को चलाने के लिए आपने जितना भी पैसा खर्च किया इज कॉल्ड एक्सपेंस, ठीक है? अमाउंट स्पेंड फॉर इट्स ऑपरेशन इज कॉल्ड एक्सपेंस। कहानी खत्म। सर क्या मशीन खरीदना भी एक्सपेंस है? नहीं। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो पैसा खर्च किया वो एक्सपेंस है, मशीन खरीदना एक्सपेंस नहीं है। वो तो एसेट है ना, वो फ्यूचर में बेनिफिट देगा। सर जी सैलरी देंगे तो भी तो बेनिफिट होगा। आप सैलरी दोगे, एम्प्लॉय काम करेगा, हाँ बिल्कुल काम करेगा, मैं कब मना कर रहा हूं, बट सैलरी एसेट थोड़ी होता है। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चे करते हैं ना उनको एक्सपेंस बोलते हैं। समझे मेरी बात? बिजनेस को चलाने के लिए जो स्पेंड होता है उसको एक्सपेंस बोलते हैं। सर समझ रहे हैं? थोड़ा सा ढंग से आओ, जरा आओ, पांचों पिलर को दोबारा देखो, अभी समझाता हूं। ये हमारे 5 पिलर, जरा बताना कौन कौन से 5 पिलर। एसेट को अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं तो बताना एनीथिंग विच गिव्स कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर। लायबिलिटी को एक लाइन में डिफाइन करूं तो क्या बोलेंगे? ऑब्लिगेशन टू रीपे टू आउटसाइडर। कैपिटल को एक लाइन में डिफाइन करूं तो क्या बोलेंगे? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन, जो पैसा किसने खर्च किया? बिजनेसमैन ने, इन बिजनेस। इनकम का मतलब मैंने क्या सिखाया? अमाउंट अर्नड, जो पैसा कमाया। एक्सपेंस का मतलब मैंने क्या बताया? अमाउंट स्पेंट फॉर ऑपरेशन, बिजनेस को चलाने के लिए, है ना सर? ये हमारे पूरे 5 पिलर हैं। अकाउंट्स में आने वाला हर एक शब्द इन्हीं पांचों में से कोई एक होगा। या तो एसेट होगा, या लायबिलिटी होगा, या कैपिटल होगा, या इनकम होगा, या एक्सपेंस होगा, है ना सर? सर अभी भी ना वो क्लैरिटी नहीं आ रही, एसेट खरीदना भी तो एक्सपेंस होना चाहिए। बाबू एसेट हमारी
मशीन खरीदना हमारे लिए एसेट है, एक्सपेंस नहीं है। बताऊं क्या? आप इसको समझ लो, कहानी समझ में आ जाएगी, आप इसको समझ लो। क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप एक्सपेंडिचर वर्ड को समझ लो, आपको कहानी क्लियर हो जाएगी। सर एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है अमाउंट स्पेंट बाय बिजनेस। बिजनेस जो पैसा खर्च करता है उसे एक्सपेंडिचर बोलते हैं। आप अभी तो यही कह रहे थे, मैं भी यही कह रहा हूं, सुन तो ले। अगर आपने पैसा खर्च किया फॉर एक्वायरिंग एसेट, अगर आपने मशीन खरीदने के लिए, बिल्डिंग खरीदने के लिए, फर्नीचर खरीदने के लिए पैसा खर्च किया तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। समझे मेरी बात? अगर आपने एसेट खरीदने के लिए पैसा खर्च किया तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। यही अगर आपने डेली एक्सपेंसेस करे, रेंट, सैलरियां, तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मतलब अभी जब हम बात कर रहे थे ना एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस इज नन अदर देन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब अगर आपने पैसा खर्च किया है फॉर एक्वायरिंग एसेट, अगर एसेट खरीदने के लिए पैसा खर्च किया है, याद रखना ये वर्ड, ये शब्द याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। एसेट खरीदने के लिए पैसा खर्च किया है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेली खर्चों के लिए किया है तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। हालांकि इसकी मैंने चार्ट बनाया, बहुत काम का चार्ट है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इसका। अगर आपने स्पेंड किया है फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट, मतलब ये करने से आपको बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिलेगा, लंबे समय के लिए, तो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलेगा तो क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आपके एसेट खरीदने से अर्निंग बढ़ रही है, खुद सोचो ना, पहले 5 मशीनें थी, आपने 2 मशीनें और खरीद ली, तो ये क्या होगा? आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या है हमारे लिए? बताना, ये क्या है हमारे लिए? जल्दी बताओ। कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर करने से, सैलरियां देने से, रेंट देने से अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी थोड़ी। क्या होगा? जल्दी बताओ। अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन रहेगी। आप किसी को सैलरी दोगे तो वो ज्यादा काम करेगा। इमेजिन करो ना, आपके पास दो मशीनें थी, आप एक नई मशीन खरीद के ले आए, 3 हो गई, अब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी ना, ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ज्यादा माल बिकेगा, है ना? अब आपके पास 2 मशीनें थी, आप उन 2 मशीनों पे 4 वर्कर काम करते थे, आपने उन वर्करों को सैलरी दी। सैलरी देने से क्या वर्कर ज्यादा काम करेगा? नहीं बेटे, वो काम करेगा, ज्यादा काम थोड़ी करेगा। तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है? बताना, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जब हम वर्ड की बात करते हैं ना, ध्यान से सुनना, जब हम वर्ड बोलते हैं एक्सपेंस, तो कायदे से वी आर टॉकिंग अबाउट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एसेट जो होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इसके ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, जैसे कि सामने स्क्रीन पे देखो, मैंने आपको ये पूरे पिलर समझाए। एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है। देख लो, एनीथिंग विच गेट द फर्म कैश और बेनिफिट, फिक्स्ड एसेट यानी नॉन करंट, करंट एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, वास्टिंग। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन टू रीपे टू आउटसाइडर। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 1 साल से ज्यादा वाली, करंट लायबिलिटी 1 साल के अंदर वाली, कंटिजेंट लायबिलिटी जो लायबिलिटी नहीं है, सिचुएशन है। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इन बिजनेस। एक्सपेंस क्या होता है? अमाउंट स्पेंट बाय बिजनेस। अगर आपने स्पेंड करी है फॉर एक्वायरिंग एसेट तो कैपिटल, खर्चे के लिए करी है तो रिवेन्यू। इनकम का मतलब होता है अमाउंट अर्न बाय बिजनेस। कहानी समझ में आई? ये पूरा का पूरा चार्ट देख लीजिए, ये आपके लिए पूरा का पूरा चार्ट मैंने बांटा हुआ है। एसेट में क्या क्या आता है देखो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, व्हीकल, डेटर। डेटर वो आदमी है जिससे पैसा लेना है, क्रेडिट सेल करते हैं जिसको, उधार पे माल बेचते हैं। बिल रिसीवेबल भी वही है। प्रीपेड एक्सपेंडिचर, आपने पैसा पहले दे दिया, बेनिफिट बाद में आएगा। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। लायबिलिटी में क्रेडिटर, बीपी, लोन, डिबेंचर, ओवरड्राफ्ट वगैरह वगैरह। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन, रेलवे, सॉरी, रेंट, सैलरी, वेजेस, गुड्स खरीदना, फ्रेट, कैरेज। मतलब यहाँ पे लिखी हुई है किताबी भाषा, और यहाँ लिखी हुई है दिल की भाषा। मतलब मेरी भाषा आसान भाषा में समझने के लिए, ये किताबी भाषा है यार। रेंट मिला, इंटरेस्ट मिला, डिस्काउंट मिला, गुड्स बेचा, डिविडेंड मिला, ये सारे आपके लिए क्या इनकम। मैं आपको अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा रहा था, याद है आपको? इधर देखो, ये देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के ना प्रॉपर 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये आपको मैं एक बार और पढ़ाऊंगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसके ना ध्यान से देखो, ये क्वेश्चंस आते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक है जी, आशा रखता हूं समझ में आया होगा, मेरी कहानी समझ में आई होगी, सारी डिटेल समझ में आई होगी। आज की कहानी में हमने खत्म करे पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। अब नेक्स्ट क्लास हम करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड जर्नल एंट्री वाला काम।
और आपको मेरा सारा अकाउंटिंग का बेस समझ में आ रहा होगा। मैं कोई ऊपर-ऊपर से नहीं पढ़ा रहा हूँ, 100% लॉजिक में फिक्स हूँ। लॉजिक आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक लॉजिक नहीं जानोगे, कहानी समझ में नहीं आएगी। लॉजिक इज़ वेरी इंपोर्टेंट, लॉजिक इज़ वेरी इंपोर्टेंट, लॉजिक इज़ वेरी इंपोर्टेंट। काका, मैं सीए राकेश कालरा, महाबली की बैच की तरफ से जो 23 अप्रैल को शुरू हो रहा है। डेट याद रख लो, मैं कह रहा हूँ गुदवा लो, हाथ पे टैटू बनवा लो, 23 अप्रैल। टाइमिंग याद रखिएगा बेटा। 23 अप्रैल को जो बैच शुरू हो रहा है उसमें सुबह 8:30 बजे आएंगे श्री शांतम गुप्ता जी, लॉ लेके। 10:15 बजे आएंगे इकोनॉमिक्स के आदि सर। 12 बजे आएंगी क्यूए की मैम यानी शिवानी मैम, और 2 बजे आऊंगा मैं अकाउंट्स के। और मंडे से सैटरडे नो ऑफ ऑन संडे, नो ऑफ ऑन सैटरडे। संडे को ऑफ मिलेगा बस। चलिए, मैं सीए राकेश कालरा आपसे लेता हूँ विदा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। अपना ख्याल रखें, घर वालों को परेशान ना करें। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।